हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन पे बेस्ड क्वेश्चंस को। तो इन क्वेश्चंस को ऐसे रखा गया है जिससे कि हमें हेल्प मिल सके जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, हमें इंजीनियरिंग कोर्सेज में एडमिशन के लिए, ठीक है, या मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए, यूजी कोर्सेज के लिए जो हमें चाहिए, वो उसके लिए हम इस तरीके के क्वेश्चंस देखते हैं कि उन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये भी किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछा गया है। क्लियर? तो देखिए, ये अगर हम बात करें कि इस पे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन में, तो हम लोग ने अपने पिछले लेक्चर्स में इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वगैरह थे उनको रिवाइज कर लिया था। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग? अभी हम उन्हीं फॉर्मूले वगैरह को यूज करके इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए, अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर एट रेस्ट। रेडियस कितनी है? 50 सेंटीमीटर है, और क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है। ठीक है, एट रेस्ट रुकी हुई है, इज फ्री टू टर्न अबाउट एन एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ठीक है, जो एक्सिस है वो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। एंड पासेस थ्रू इट्स सेंटर, और जो है ये वो पास हो रही है किससे? उसके सेंटर से पास हो रही है। इट इज सब्जेक्टेड टू अ टॉर्क विच प्रोड्यूसेस अ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसकी वजह से एक कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन आ रहा है उस पर इतना। इट्स नेट एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड इज। अब देखिए, ये जो एक्सेलरेशन दिया हुआ है ये है अल्फा, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन दिया है, और हमें बताना है कि लीनियर एक्सेलरेशन ए उस पे कितना आएगा। क्लियर? तो अब इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? चीजों को इस तरीके से देखना पड़ेगा कि लीनियर मोशन में जो हमारा एक्सेलरेशन है वो कैसे रिलेटेड है एंगुलर एक्सेलरेशन से। तो इस तरीके से हमें इसको देखना है, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्लियर? तो देखिए, इस पे जो इसके ऑप्शंस हैं वो है ये और ये। इनमें ये सिर्फ हमें ये दिया हुआ है, यूनिट्स पे नहीं दिया हुआ, क्योंकि यूनिट इधर दी हुई है कि इट्स नेट एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? तो अब हमें इसको सॉल्व करके इसका आंसर फाइंड करना है। तो देखिए, इस पे क्या है, हमारे पास जो डिस्क है वो इस तरीके से रखी हुई है, और इसकी एक्सेस ये है। ठीक है, ये ऐसी एक्सेस है। तो इस एक्सेस से इधर इसका अगर हम रेडियस देखें तो ये हमें 50 सेंटीमीटर है, इस डिस्क की रेडियस 50 सेंटीमीटर। इस पे जो एंगुलर एक्सेलरेशन दिया है वो दिया हुआ है इतना, और टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड। तो मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है इसके पेरीफेरी में, यानी कि इसके सरकमफ्रेंस पे, ठीक है, इस पार्ट पर, वहां पर कोई एक पार्टिकल है। ठीक है, तो इसके पास क्या होगा? इसके पास दो तरीके के एक्सेलरेशन होंगे, एक तो रेडियल और दूसरा टेंजेंशियल। ठीक है, तो जब हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को निकालते हैं तो वो हमारा सिंपली ये निकल कर आ जाएगा, AT इज इक्वल टू आर अल्फा इक्वल टू 0.5 इंटू 2 इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये निकल कर आ जाएगा। अब ये कैसे निकल कर आया? देखिए, ये वही रिलेशन है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। यहां पर जो इसका, मान लीजिए कि ये ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक है, ये ऐसे रोटेट कर रही है डिस्क। तो इस डिस्क के ऐसे रोटेशन से जो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन होगा ना, उसकी डायरेक्शन हम लोग की जब देखते हैं हम लोग, तो वो होगी इस तरफ। ठीक है, अब जो लीनियर है, जो हमारी एक्सेलरेशन की हम बात कर रहे हैं और इस पार्टिकल पर, वो यहां पर लीनियर एक्सेलरेशन है, और वो एक्सेलरेशन जो होता है वो इस पॉइंट पर टेंजेंट जब हम ड्रॉ करते हैं तो उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमें पता चलती है। यानी कि इस चीज को अगर मैं बनाऊं तो ये कुछ ऐसा हो गया कि ये वाला एक्सेलरेशन अगर मान लीजिए हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया कि इस डायरेक्शन में है, और ये वाला एक्सेलरेशन, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन, इसकी डायरेक्शन, ये एक दूसरे के ऐसे 90 डिग्री है। ठीक है, ये ऐसे होते हैं। दूसरी चीज, यहां पर जब हम लोग इसको फाइंड करेंगे तो ये जो निकल कर आता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ये हमारा निकल कर आता है इस पे वेक्टर फॉर्म पे। क्लियर? तो आर क्रॉस अल्फा जब करते हैं तो आर क्रॉस अल्फा करने से हमें मिल जाता है लीनियर एक्सेलरेशन, और ये एक्सेलरेशन इस पॉइंट पर टेंजेंशियल ही होता है।
तो उस पार्टिकल का हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना था, तो ये टेंजेंशियल हमने एक्सेलरेशन इसका यूज करके फाइंड कर लिया, और यहाँ पर उसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कह रहे हैं, जो कि AT इज इक्वल टू R अल्फा, और R की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, क्योंकि 50 सेंटीमीटर था तो वो हो गया 0.5 मीटर्स इंटू 2, तो ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकल कर आ गया। उसके बाद एंगुलर स्पीड की अगर हम बात करें, तो एंगुलर स्पीड हमें निकालनी है, ठीक है। तो ये वाला रिलेशन देखा हुआ लग रहा है कहीं, ठीक है। इसके लिए ये हो गया, इसके करस्पॉन्डिंग ये हो गया, और इसके करस्पॉन्डिंग ये अल्फा हो गया, और टी के लिए टी ही रहता है, यानी कि ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है, ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, ये हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन है, और ये टाइम। तो यहां पर ये बन गया हमारा ओमेगा इज इक्वल टू 0। ये शुरुआत में रुका हुआ था, अगर आप क्वेश्चन में ध्यान दें तो ये शुरुआत में रुका हुआ था, ठीक है। और जो इस पे हमारा अल्फा निकल कर आया है, ठीक है, वो उसका हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 इंटू 2 इस तरीके से ये निकल कर आ गया। 2 तो हमारा गिवन था ना एंगुलर एक्सेलरेशन, तो 2 इंटू 2 ये हमारा 4 रेडियन पर सेकेंड, ये हमारा एंगुलर फ्रिक्वेंसी के लिए एंगुलर वेलोसिटी निकल कर आ गई फाइनल। उसके बाद अब इसका यूज करके हम लोग निकालेंगे सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो देखो फिर से उस डायग्राम को बनाते हैं, हमें यहां पर नेट एक्सेलरेशन बताना है। तो इस पार्टिकल में जो कि इस डिस्क के पेरीफेरी पर यहां पर मौजूद होगा, एक एक्सेलरेशन एक्ट होगा इस डायरेक्शन में, और दूसरा एक्सेलरेशन एक्ट होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। इस एक्सेलरेशन को सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, और ये बराबर हो जाएगा हम लोग का ओमेगा स्क्वायर आर के। किसके बराबर हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर आर के। क्लियर? तो ये हो गया हमारा, यहां से 4 निकल कर आया था, ओमेगा की जगह पर 4 हो गया, स्क्वायर इंटू 5, सॉरी 0.5, तो ये हमारा 16 इंटू 0.5 हमारा इसका आधा हो जाएगा, 16 का 0.5 यानी कि इसका आधा, तो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकल कर आ गया, ठीक है। तो इसका लीनियर एक्सेलरेशन हम लोग का ये हो गया, और इसका जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात हो रही है, इस पार्टिकल की 2 एक्सेलरेशन हमें पता चल गए, एक तो इधर AT और इस तरफ AC सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। अब इन दोनों को हम लोग इन रिजल्टेंट निकाल लेंगे, ठीक है। इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री यहां पर, तो डायरेक्ट हम लोग इसको स्क्वायर करेंगे, जो नेट या फिर जो टोटल एक्सेलरेशन होगा इन दोनों का, वो हो जाएगा √AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है। AT हम लोग ने 1 निकाला था और AC 8, इन दोनों का करके ये देखिए ये 64 प्लस 1 ऐसा निकल कर आएगा। फिर इसका जब हम लोग अंडर रूट लेंगे तो ये 8 पॉइंट कुछ निकल कर आएगा, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 8 के बराबर है, ठीक है। इस पे ये 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर है। क्लियर? तो इस तरीके से हमारा नेट एक्सेलरेशन निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा? अगर हम इस पे देखें तो इस पे आंसर हमारा 8, ठीक है। ये 8 आ रहा था, यानी कि A जो पहला वाला आंसर है वो करेक्ट हो गया। क्लियर? अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ सॉलिड स्फीयर इज रोटेटिंग फ्रीली अबाउट इट्स सिमेट्री एक्सिस, ठीक है। एक सॉलिड स्फीयर है, वो रोटेट कर रहा है फ्रीली अबाउट इट्स सिमेट्री एक्सिस, यानी कि एक सॉलिड स्फीयर की बात करी जाए और ऐसी एक्सिस की बात हो रही है जो इसके सेंटर से पास होते हुए जा रही है, जिससे कि ये सिमेट्रिकल है चारों तरफ, इसका जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल है, ठीक है। यही चीज यहां पर लिखा हुआ है कि अ सॉलिड स्फीयर इज रोटेटिंग फ्रीली अबाउट इट्स सिमेट्री एक्सिस। क्लियर? हमें किसी और एक्सिस की बात नहीं करनी, क्यों? क्योंकि इस पे एक और एक्सिस हो सकती है इस एक्सिस के पैरेलल, बट इसके यहां पर साइड पे, तो हमें इस एक्सिस की बात नहीं करनी। ये यहां पर रोटेट कर रहा है किसके अबाउट? इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। उसके बाद द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इंक्रीज्ड कीपिंग इट्स मास सेम। देखो ये यहां पर इस बात को नोटिस करिए, ये क्या लिखा हुआ है कि जो रेडियस है इसका, इस स्फीयर का, उसको इंक्रीज किया गया इसके मास को सेम रखते हुए, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज वुड रिमेन कांस्टेंट फॉर द स्फीयर। तो अब हमें बताना है कि इनमें से जो ये हमारे पास 4 ऑप्शंस है, इनमें से कौन सी क्वांटिटी जो है वो रहेगी कांस्टेंट, ठीक है।
तो देखिए एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होता है हमारा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम का क्या होता है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है। अगर हमें ये चीज पता चल जाए तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। जैसे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करी जाए तो इसका एक्सप्रेशन होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया इसका। अब ये जो आई है, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर आई की बात करी जाए तो एक सॉलिड स्फीयर के लिए, एक सॉलिड स्फीयर के लिए जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है 2/5 mr²। आर जहां पर कि इस स्फीयर की रेडियस होती है, ठीक है, इस स्फीयर की रेडियस होती है ये आर। ठीक है, ये होता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट। ठीक है, क्लियर। तो अब देखो इस पे ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है हमारा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर 2/5 mr² है तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो मास और दूसरा आर पे। तो यहां पर कहा गया कि ये पहले फ्रीली मूव कर रहा था, फ्रीली रोटेट कर रहा था, फिर उसके बाद इसका जो रेडियस है उसको इंक्रीज किया गया, यानी कि रेडियस को बढ़ा दिया गया। तो अगर यहां पर देखो इस एक्सप्रेशन में अगर रेडियस बढ़ा दिया जाए तो होगा क्या कि जैसे ही इसका हम रेडियस बढ़ाएंगे इसकी वजह से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, यानी कि यहां पर आई की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। ठीक है, आई की वैल्यू भी बढ़ जाएगी रेडियस बढ़ाने से। तो हमें बताना है कि कौन सी कांस्टेंट रही, यानी कि उसकी वैल्यू पर चेंज नहीं आई। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू तो बढ़ रही है, यानी कि ये हमारा ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। दूसरा है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन पर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर आई देखा और आई यहां पर भी था। तो देखो आई यहां पर है तो ये भी बढ़ जाएगा, आई जो है यहां पर ये भी हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, बट साथ में इसके ओमेगा है, साथ में इसके ओमेगा है। तो हमें यहां पर देखना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ओमेगा के साथ कोई एक्सप्रेशन हो हमारा जिससे कि ये एक दूसरे को कट कर दे और हमारा जो वैल्यू है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की वो चेंज ना हो। ठीक है, तो ये हम ये कह सकते हैं कि इसको चेक करेंगे हम लोग। इसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है हमारा, एंगुलर मोमेंटम की अगर बात करी जाए तो ये होता है mvr। ठीक है, ये होता है mvr और जो v होता है हमारा, v को हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा आर। ठीक है, जो v होता है हमारा वो होता है ओमेगा आर के बराबर। ठीक है, तो यहां पर अगर देखें हम लोग तो ये क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू mvr और यहां पर ये m हो गया, जो v है उसको हम लोग ने ओमेगा आर स्क्वायर ऐसे लिख दिया। ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद यहां पर देखो इसको भी हमें अब चेक करना पड़ेगा। फिर बात आती है एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा। तो अगर ओमेगा हमें पता चल जाए कि क्या ओमेगा की वैल्यू चेंज हो रही है या नहीं तो हमारा काम बन जाएगा। बात समझ पे आई? अप्रोच कैसे लेनी है हम लोग को, हर एक चीज को चेक करना होगा हमें। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे, इसको सिंपली हम लोग जो इसका एक्सप्रेशन है उसको देखेंगे। तो देखिए अब यहां पर एक और चीज है कि जो हमारा एक फ्रीली बॉडी होती है उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। ठीक है, जब कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं होता है किसी बॉडी में तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो हमारा कंजर्व्ड रहता है। क्या रहता है? कंजर्व्ड रहता है। ठीक है, यानी कि इंटरनली ही अगर उसका रेडियस बढ़े तो उसका जो ओमेगा है आर बढ़ने के साथ डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, क्लियर। तो इस चीज का जब हम इस्तेमाल करते हैं कि एंगुलर मोमेंटम हमारा कांस्टेंट रहता है जब एक्सटर्नल टॉर्क होता है जीरो। एक्सटर्नल टॉर्क जब जीरो है तो जो एंगुलर मोमेंटम निकल कर आता है वो हमारा निकल कर आता है, जब इसको इंटीग्रेट करते हैं हम लोग तो वो निकल कर आता है कांस्टेंट के बराबर। ठीक है, तो L इज इक्वल टू कांस्टेंट निकलता है हम लोग का एंगुलर मोमेंटम। तो जब एंगुलर मोमेंटम अगर हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा आर बढ़ने पर जो ओमेगा है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो जो पहला वाला ऑप्शन था उसमें ओमेगा चेंज हो रहा है, वही एंगुलर वेलोसिटी थी, ओमेगा चेंज हो रहा है तो वो ऑप्शन नहीं होगा। इस तरीके से हमारा जो बी था वो पहले ही एलिमिनेट हो गया था। उसके बाद जो डी ऑप्शन था उसमें भी ये था एक्सप्रेशन आई ओमेगा स्क्वायर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर।
तो ये भी यहां पर चेंज हो रहा है, यानी कि ये भी हमारा क्या होगा, वेरी कर रहा है। तो सिर्फ एक ऑप्शन सही है, एंगुलर मोमेंटम, और जो सीधे सीधे निकल कर भी आ रहा है हमारे इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके, जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो हमारा कांस्टेंट होता है। बट हमें बाकी चीजें भी चेक करनी पड़ेंगी, क्योंकि हो सकता है कि ये क्वेश्चन हमारा मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन की तरह आ जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन किसकी तरह आ जाए, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन की तरह आ जाए। इस वजह से मैंने इस पे एक डिफरेंट अप्रोच लगाई, ताकि कभी ऐसा ना हो कि आपको एक ऑप्शन दिख गया सी, कि जिसपे कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। ठीक है, आपने क्या किया, तुरंत उसको लगाया और आगे बढ़ गए। आपने ना तो ए पे ध्यान दिया, ना बी पर ध्यान दिया, ना डी पर ध्यान दिया। अब अगर वो मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आपको सिर्फ एक ही दिखाई दिया, आपने सही किया, आपको लगा कि अब ए बी सी ए बी डी तो नहीं होंगे, बट वो मल्टीपल सिलेक्ट है, उसमें हो सकते हैं। आपने उसको अच्छे तरीके से अगर नहीं किया तो वो आपका गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन में ऐसा होता है कि वहां पर हम लोग को एक से ज्यादा ऑप्शन सही होते हैं। क्लियर, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन। तो इस वजह से हमें अगर डायरेक्ट देखो पता है कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, तो इसी चीज का यूज करके बाकी जो चीजें हैं हम उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अभी इसको देखा, एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो रहा था, बाकी इसको भी हम लोग ने देख लिया। ठीक है, बट अभी इसमें क्या है कि एक ही आंसर है। क्लियर, तो देखिए मैं आपको साथ साथ ये भी बताता चल रहा हूं कि क्वेश्चन किस तरीके के फॉर्म होते हैं, और उस पर अभी अगर ऐसा क्वेश्चन आया है तो इसी से रिलेटेड दूसरी तरीके का क्वेश्चन कैसा आ सकता है, ये भी मैंने आपको अभी समझाया। ठीक है, क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए होता क्या है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें क्वेश्चन जो है वो तो होता ही है, जो सामने आपको ये दिख रहा है ये तो क्वेश्चन होता ही है। एक और चीज वो इसी से टेस्ट करते हैं आपकी क्वेश्चन के साथ ही, कि आप उस क्वेश्चन को कितनी आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं। क्लियर, तो उसके लिए कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा आपको इतना बड़ा टेक्स्ट दे दिया जाता है, बट आंसर जो है वो आपके सिर्फ ऑप्शंस को देखकर ही समझ पे आ जाता है। ठीक है, मतलब आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, टेक्स्ट इस पे बहुत ज्यादा रहता है, लगता है कि ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इस पे कैसे निकलेगा, क्या होगा, बट उसके यहाँ पर जो ऑप्शन है उस ऑप्शंस को ही देख के समझ पे आ जाता है कि बाकी ऑप्शंस गलत होंगे, सिर्फ एक ये ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऐसे भी हम लोग को अप्रोच लेकर चलनी होती है। ठीक है, अब देखिए इस पे क्या दिया हुआ है, टू डिस्क्स ऑफ सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेटिंग अबाउट देयर रेगुलर एक्सिस। किसकी बात हो रही है, डिस्क्स की बात हो रही है। टू डिस्क्स ऑफ सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दोनों का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सेम है। रोटेटिंग अबाउट देयर रेगुलर एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर। रेगुलर एक्सिस से उनका मतलब है कि अगर एक डिस्क है तो ये वाले जो है यहाँ पर इसका सेंटर, इससे पास होने वाली एक्सिस की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये डिस्क की बात हो रही है। ठीक है, डिस्क स्फीयर नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, ये स्फीयर नहीं है, ये क्या है, ये हमारा डिस्क है। ठीक है, तो इस डिस्क से ये चीज पास हो रही है। अब देखिए आगे इस पे यहां पर इन्होंने कहा कि जो इसकी इन दो डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी है, अगर एक की ओमेगा 1 है और दूसरी की ओमेगा 2, दे आर बॉट इनटू कांटेक्ट फेस टू फेस कोइंसाइडिंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, ये एक थी, दूसरी भी ऐसे हमारे पास डिस्क थी। अब इन्होंने क्या किया कि इस डिस्क को इसके साथ जोड़ दिया। ठीक है, देखो दोनों की दोनों क्या कर रही है, रोटेट कर रही हैं। ये रोटेट कर रही है, ये रोटेट कर रही है। इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है मान लीजिए इसकी ओमेगा 1 है और इसकी ओमेगा 2 है, दोनों ये रोटेट कर रही हैं, और रोटेट होते होते ही दोनों को एक साथ लाकर रख दिया। कैसे रख दिया, इसको इसके ऊपर, यानी कि मान लीजिए कि ऐसे डिस्क रखी हुई है तो, और ये रोटेट कर रही है इस एक्सिस के अबाउट, ये रोटेट कर रही है, और यहां पर इसको दूसरी डिस्क लाए और इसके जस्ट ऊपर ऐसे रख दी, वो भी रोटेट हो रही है। ये ओमेगा 1 से हो रही है और ये ओमेगा 2 से हो रही है। ठीक है, ये चीज हुआ। उसके बाद क्या कहा गया कि द एक्सप्रेशन फॉर लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी लॉस होगी वो कितनी होगी। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि देखो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है
वो तो सेम है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो दोनों का सेम है, बट क्योंकि इनकी एंगुलर वेलोसिटी डिफरेंट है, इसकी वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होगी। और इनकी जो काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट है, यानी कि कह लीजिए कि इनकी एंगुलर वेलोसिटी जो चेंज है, उसकी वजह से जब ये आपस में आके रखेंगी, एक दूसरे से टच होंगी, एक की एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है और एक की कम है, तो ये आपस में क्या होंगी, एक तरीके से क्या होगा, ये एक दूसरे को रोकने की कोशिश करेंगे। क्या होगा, एक दूसरे को रोकने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से कुछ एनर्जी का लॉस होगा। क्लियर? तो इसके लिए हमारा एक्सप्रेशन क्या निकल कर आएगा, वो हम लोग को बताना है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, सिंपली देखिए, यहां पर एक डिस्क है, दूसरी डिस्क है, इसका एंगुलर वेलोसिटी ω1, इसका ω2। जब इनको कांटेक्ट मिलाएंगे तो दोनों के दोनों एक ही एंगुलर वेलोसिटी से मूव करना चालू कर देंगे। तो किसी की बढ़ेगी, किसी की घटेगी, और इसी प्रोसेस में ही कुछ एनर्जी का लॉस होता है। तो हम लोग सबसे पहले वो कॉमन एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे, जिससे कि दोनों रोटेट करेंगी एक साथ। जब एक साथ ऐसे रख गई होंगी तो वो जिस वेलोसिटी के साथ रोटेट करेंगी वो हम लोग को बताना है। क्लियर? तो देखिए क्या करेंगे, इसका जो हमारा मोमेंटम है और इसका जो मोमेंट, मतलब इस डिस्क का जो मोमेंटम होगा और इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा, सॉरी मोमेंटम भूल गया, एंगुलर मोमेंटम जो होगा, तो इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम है और इसका जो एंगुलर मोमेंटम है, इसको हम लोग ने क्या किया, ऐड कर दिया, और ये बराबर हो जाएगा हमारा 2i ओमेगा की, जहां पर ओमेगा जो है वो क्या हो गई, हमारी एक कॉमन एंगुलर वेलोसिटी हो गई। ठीक है, बात समझ पे आई? तो ये जो है ये कुछ वैसा ही है जैसे कि हम लोग कोलिजन में करते थे। क्या करते थे? कोलिजन पे, कोलिजन में हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो हमारा काइनेटिक एनर्जी था उसको अप्लाई करते थे। तो सेम चीज यहां पर अप्लाई होगी। अब जैसे उन्होंने पूछ लिया लॉस ऑफ एनर्जी, तो यहां पर जो एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन है वो तो होगा, बट काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा। तो उसी को हम लोग कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि देखो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होगी, दोनों की सेपरेट सेपरेट निकाल लेंगे, क्योंकि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब पहले वाले के लिए निकाल रहे थे तो के ई 1 जो हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर। आई तो दोनों के लिए सेम था। इस तरीके से के ई जो 2 होगा वो हो जाएगा हाफ आई ओमेगा 2। इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो सेपरेट सेपरेट जब रखी हुई है तब इनकी काइनेटिक, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड का सम है वो निकल कर आ जाएगा, जो कि होगा ये। उसके बाद के फाइनल निकालेंगे इस पोजीशन पर जब दोनों की दोनों इस कॉमन एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रही हैं। तो जब इसको हम लोग करेंगे तो वो निकल कर आ जाएगा हाफ, और यहां पर आई, ठीक है, और यहां पर आई ओमेगा डायरेक्ट ये आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? देखो, अब उसके बाद यहां पर जो ओमेगा है, ओमेगा की वैल्यू कितनी है, इतनी है, इसको हम लोग यहां पर पुट कर देंगे। ठीक है, क्लियर? अब यहां पर देखो, ये 2i क्यों लिया है, 2i इसलिए लिया है क्योंकि दोनों का एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो एड अप हो जाएगा। तो 2i ये हो गया एंगुलर मोमेंटम, सॉरी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये हो गया ऐड। अब उसके बाद यहां पर जो ओमेगा है, ओमेगा की वैल्यू इस जगह पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही इसको यहां पर पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारा जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो इतनी निकलकर आ जाएगी। क्लियर? फिर उसके बाद हम लोग लॉस निकाल लेंगे। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आई ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस यहां पर हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर। ठीक है, ये चीज होगी। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर ये हो जाएगा हम लोग का आई, और ब्रैकेट जब ओपन, और नीचे ये 4 आ जाएगा i/4, और इसको जब ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2। और यहां से इनको जब ऐड करें, यहां पर करेंगे तो 1/2 बाहर आ जाएगा, -1/2, और आई भी बाहर आ जाएगा, और यहां पर बच जाएगा ओमेगा 1 माइनस प्लस ओमेगा
ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर, ये हो गया। अब इसमें से जो हमारा ये है, ये वाला एक्सप्रेशन, ठीक है, जब इसको यहां पर देखें तो ये वाला जो है, ये ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर, ये यहां पर आके माइनस होगा, तो ये बन जाएगा ऐसा I/4 ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस, इसको ऐसे लिख देते हैं, ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस I/2 ओमेगा 1 स्क्वायर, फिर प्लस आएगा 1/4 ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस I/2 ओमेगा 2 स्क्वायर, फिर I/4 इंटू 2 ये, ठीक है, ओमेगा 1 ओमेगा 2, ये आ जाएगा। ठीक है, उसको मैंने एक्सपेंड कर दिया, ये वाले टर्म और ये वाले टर्म एक साथ लिख दिए, फिर प्लस लगा, ठीक है, उसके बाद प्लस लगाकर ये आगे आ गया, उसके बाद फिर प्लस लगा और उसके आगे ये आ गया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, और इस यहां पर जब इसको सॉल्व करेंगे ये चीज, तो ये माइनस के टर्म्स निकल कर आ जाएंगे, तो हमारा जो एक्सप्रेशन होगा वो इतना निकल कर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, और ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और इस पे देखते हैं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उसमें क्या है। तो देखिए, फ्रॉम अ डिस्क ऑफ रेडियस आर एंड मास एम, अ सर्कुलर होल ऑफ डायमीटर आर हुज रिम पासेस थ्रू द सेंटर इज कट, What is the moment of inertia of remaining part of the disk about a perpendicular axis passing through the center? देखो ये जो है हमारा, इस पे हमें क्या करना है, इस पे हमें बताना है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है रिमेनिंग पार्ट का वो कितना होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक डिस्क है, ठीक है, और इस डिस्क का इसके सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM है। अब मान लीजिए इस डिस्क से हमने क्या किया, एक अंदर से कुछ चीज कट कर दी, एक डिस्क कट करके निकाल दिया। ठीक है, एक छोटी डिस्क इसके अंदर से कट करके निकाल दी, और ये डिस्क जो हमने कट करी है ये इस तरीके से कट करी है कि कटी वाली जो डिस्क है उसका एक्सिस और जो बड़ी वाली डिस्क है उसका एक्सिस कॉमन है। ठीक है, तो इस केस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस छोटी वाली डिस्क का, मान लीजिए कि आपने स्मॉल आर रेडियस की डिस्क कट करी है और इसका जो मास है वो m है, और बड़ी वाली का जो मास था वो m था और जो रेडियस थी वो कैपिटल R थी। तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बड़ी वाली डिस्क का ICM, वो हमारा निकल कर आ जाएगा mr²/2। ठीक है, इतना होता है। अब इस पे जब हम ये छोटी वाली डिस्क कट करेंगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इस एक्सिस के अबाउट, मान लीजिए कि ये हो गया ICM। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा mr²/2। तो इसके कट होने के बाद जो यहां इस एक्सिस के अबाउट बचे हुए पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो सिंपली हो जाएगा mr²/2 माइनस mr²/2। ठीक है, जो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया था उसमें से जो कट करके निकाला है उसको माइनस कर देंगे, तो इस तरीके से हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल कर आ जाता है रिमेनिंग पोर्शन का। और ये तभी एप्लीकेबल है जब दोनों जो हमारा ये है, जिस चीज को कट किया गया है और जो पहले मौजूद था चीज, उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन हम सेम लेकर कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, मान लीजिए कि इसका हम लोग को एक्सिस ऑफ रोटेशन डिफरेंट दिया होता, यहां से कहीं दिया होता, तो हमें इस एक्सिस के अबाउट ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना होता, फिर उसी को ही माइनस करना होता। तो देखिए इसी चीज को हम लोग यहां पर इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रॉम अ डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास m, अ सर्कुलर होल ऑफ डायमीटर r, एक सर्कुलर होल बनाया गया जिसका कि डायमीटर r है, whose rim passes through the center, सेंटर से रिम पास हो रहा है, यानी कि अगर एक डिस्क है, इस डिस्क का सेंटर ये है, क्लियर, और इस डिस्क का जो रेडियस है वो है r, तो और इसका जो मास है वो है m। तो एक सर्कुलर होल बनाया गया है जिसका कि डायमीटर है r। कितना है डायमीटर, r है, और जो इसका इस सर्कुलर रिंग का जो डायमीटर है वो
कुछ इस तरीके का है कि वो पास हो रहा है कहाँ से, इसके सेंटर से। तो इसको जब दिखाएंगे तो ये कुछ ऐसा होगा कि ये चीज यहां से ऐसा कट कर दी गई है, ठीक है। एक सर्कुलर होल बना दिया गया, एक सर्कुलर होल यहाँ पे इस चीज को कट करके अलग कर दिया गया है, इस पोर्शन को, ठीक है। यानी कि जहां पर मास बचा है वो कौन कौन सा एरिया बचा हमारा, ये इन एरियाज पे हमारा मास बचा हुआ है। तो जो पहले मास था वो कितना था, m था, ठीक है। तो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्क अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर। तो इस सेंटर से जो बचा हुआ पोर्शन है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो देखो ये जो यहां पर कट किया गया है, ये एक तरीके से इसने एक डिस्क फॉर्म कर लिया है, और इसका इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है कि कितना होगा। तो मान लीजिए ये जो पोर्शन कट हुआ है उसका मास है m, कितना है मास, m है, इस कटे हुए पोर्शन का मास m है, और इसकी जो रेडियस है वो हो जाएगी r/2, वो हो जाएगी r/2, क्योंकि डायमीटर r दिया था। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस कटे हुए पोर्शन का इस एक्सिस के अबाउट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इस एक्सिस और इस एक्सिस के बीच में कितना डिस्टेंस है, वो हमारा r/2 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, r/2। कैसे, देखो ये जो यहां से ये तक है, ये पूरा रेडियस है ना, यहां से यहां तक, ये r इस बड़े वाले डिस्क की रेडियस है यहां से यहां तक, और दूसरी तरीके से अगर यहां पर देखिए जो पोर्शन कट किया गया उसका ये डायामीटर है यहां से यहां तक, क्लियर। तो उसका आधा कितना हो गया, r/2। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, जो बड़ी वाली डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था क्या था, क्या रहा होगा, mr²/2, इसमें माइनस करेंगे इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट। हमें इस एक्सिस के अबाउट तुरंत पता चल जाएगा वो कितना होगा, इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट हो जाएगा mr/2 का होल स्क्वायर बाई 2, 1/2 होता है ना, हाफ mr²/2 होता है डिस्क के लिए। तो इसको 2 से एक बार और डिवाइड करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा mr²/8। ये निकल कर आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, इसका, इस वाली डिस्क का, क्लियर। फिर अब जो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है वो बताना है इस एक्सिस के अबाउट, किसके अबाउट, इसके अबाउट। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करेंगे, और अभी ये जो निकल कर आया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट है, यहां तक जाने के लिए इस पे ऐड कर देंगे किसको, प्लस mr/2 का स्क्वायर। तो जब ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा mr² डिवाइडेड बाई 8 प्लस यहां पर ये mr²/4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा कुछ ऐसा, इस पे 3mr²/8, क्लियर। ये हमारा यहां पर फॉर्म हो जाएगा किस, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल कर आया ये किसके अबाउट निकल कर आया, ये निकल कर आया है इस एक्सिस के अबाउट। यानी कि इसको यहां पर 3mr²/8 को माइनस कर देंगे, ठीक है। अब यहां पर बचा क्या है हमारे पास, अब हमारे पास बचा है ये इस m की वैल्यू, जो कि अभी तक हमें नहीं पता, तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, सिंपली ये करेंगे कि देखो बड़ी वाली डिस्क जिसका की एरिया πr² था, तब उसका मास था कैपिटल M, ठीक है। अब क्योंकि ये पूरी की पूरी जो हमारी डिस्क है वो यूनिफॉर्म है, तो उसमें से अगर कोई इतना एरिया कट किया जाए तो हम आसानी से उसका मास जो है वो बता सकते हैं। कैसे, कि लेट अस सपोज कि जो इसका एरिया है वो कितना है, वो है πr/2 का होल स्क्वायर। तो इसका मास भी हम बता सकते हैं। तो यहां पर ऐसे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा mπr², ये यूनिटरी मेथड है, सिंपली अगर देखा जाए तो mr², यहां पर m, और ये हो जाएगा πr/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा mr² = r²/4, ठीक है। तो r² से r² कैंसिल, और ये साथ में यहां पर m था, तो जो स्मॉल m की वैल्यू है वो है m/4। इस स्मॉल m की वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे इस जगह पर, तो हमारा ये बन जाएगा
एम आर स्क्वायर बाई 2 माइनस 3, अब m की जगह पर m/4 रखेंगे तो ये हो जाएगा m/4 और आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 माइनस यहां पर जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, यहां पर 3mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 32। तो देखो 32 सब में आ रहा था तो यहां तक आ गया। बस अब इसको आगे आप सॉल्व कर सकते हैं बड़े ही आसानी से, और वो हमारा हो जाएगा, यहां पर एम आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो एम आर स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा 1/2 माइनस 3/32। तो यहां पर भी 32 बनाने के लिए ऊपर नीचे 16 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर 16 बन जाएगा, नीचे 32 बन जाएगा। तो 16 माइनस 3 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 13। तो 13/32 एम आर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हमारा ये जो ये वाला ऑप्शन है, ठीक है, ABCD ऑप्शन इस तरीके से है। तो मान लीजिए यही वाला ऑप्शन, ठीक है, मैं इसको नाम नहीं ले रहा, बी है या सी, यहां पर ऑप्शन रखने में गड़बड़ हो गया, बट जो आंसर है वो ये है। आप इसको देखिए, ठीक है, आप इसको सही भी कर सकते हैं कि इसको यहां से बी कट करके इसको सी कर दीजिए, बट जो अब जैसा लिखा है उसको वैसा ही ट्रीट करते हैं कि ये वाला, हमें तो ये देखना है ना कि आंसर क्या निकल कर आया। तो 13 mr स्क्वायर बाई 32 ये वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो आई होप जो आज की हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, आज के क्वेश्चंस को हमने देखा है, उससे आपको ये पता चला होगा कि किस तरीके से चीजों को सॉल्व करते हैं और उसको कैसे हम लोग ट्रीट करते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए थैंक यू।